तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट अपने घर पर चार दीवारी में कैसे बिहेव करता है अपने ही घर वालों के साथ। अक्सर हमने अपने वीडियोस में ये बताया है कि नार्सिसिस्ट बाहर लोगों के साथ कैसे ट्रीट करता है और अब बाहर अपनी फेक इमेज को कैसे मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ें तो आपने जान ही लिया होगा मेरे वीडियोस के थ्रू। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर यानी एम्पैथ के साथ कैसे बिहेव करता है, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है चार दीवारी के अंदर, और ख़ास तौर से जब वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। और हाँ, हम अपने चैनल पर सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग से रिलेटेड भी मोटिवेशन देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट वो हमारी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं और उनका बिहेवियर भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है। लेकिन जब वो चार दीवारी के बीच में अपनी फैमिली के बीच में होते हैं तब उनका बिहेवियर बहुत चेंज होता है। वो अक्सर अपने घर वालों पे बहुत ज़्यादा एक पावर हासिल करने के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ करना और अपने आप को सुपेरियर दिखाने के लिए हर चीज़ में उन्हें नीचा दिखाना, घर वालों को नीचा दिखाना या फिर एक डर का माहौल बनाए रखना उसे अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जब वो घर पे होता है सिर्फ़ उसकी ही बात चले, वो उस घर का मालिक है और जैसा वो चाहता है वैसा उसके घर वालों ने करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती है, तो वो बहुत तनावपूर्ण घर का माहौल बना देता है। लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए, क्रिटिसाइज़ करते हुए, चिल्लाना, चीखना, चीज़ें फेंकना, इस तरह की वो हरकतें अक्सर कर देता है। जिस वजह से घर वाले भी जैसे ही उसके आने की आहट भी होती है तो अक्सर दहशत में आ जाते हैं, उन्हें डर सा बैठ जाता है। कहीं मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन आपको इस बात का डर ज़रूर रहेगा कि जैसे ही आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर घर पे आ रहा होगा तो आपके हाथ में आराम से आप किसी जगह बैठ के फ़ोन चलाते हुए नज़र आओगे, तो कहीं उस चीज़ पे भी कुछ न कुछ झगड़े ना क्रिएट हो जाए कि आप इस तरह फुर्सत से बैठे रहते हो, मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हो या फिर टीवी के सामने रिमोट लेके बैठे हो, तो हमेशा फुर्सत में बैठे रहते हो, घर के काम कौन करेगा? या फिर एसी चल रहा है तो उस चीज़ पे भी बोलेंगे। मतलब उसकी नज़र में तुम एनी टाइम काम करते हुए नज़र आना चाहिए। आराम करते हुए या खुद का कोई एन्जॉयमेंट करते हुए नज़र आना तो उसको बिल्कुल भी नहीं सुहाता है, वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करता है। और वो जो है हमेशा यही सोचता है कि घर पे बैठने वाले लोग मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं या फिर उसका जो कमाया हुआ पैसा है उसे वो यूज़ कर रहे हैं और वो अकेला बाहर जाकर कमाई करके इन लोगों को आराम की ज़िंदगी दे रहा है। उसकी नज़र में आप लोग जो घर में बैठे होते हो वो किसी काम के नहीं हो सिवाय उस पे डिपेंड रहने के। मतलब नार्सिसिस्ट हमेशा यही चाहता है कि उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। जैसे ही वो बाहर से आता है तो चाहे वो कितना भी आप पे चीखे, चिल्लाए, गाली-गलौज करे, कुछ भी किसी भी तरह का बुरा बर्ताव करे, लेकिन आप बिल्कुल गुलामों की तरह उसके सामने हाँ जी, हाँ जी करना चाहिए। आप उसको टाइम पे बिल्कुल हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत होती है। कई बार तो वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखता है, मतलब वो कहेगा नहीं लेकिन अगर आपने वो चीज़ उसे प्रोवाइड नहीं की तो वो उस चीज़ पे भी ज़रूर बोलेगा कि तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत रहेगी, इतने सालों में तुमने क्या सीखा, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता, तुम कैसे पार्टनर हो। और अगर ख़ास तौर से वो कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट है तो उसके बारे में तो दुनिया वाले एक अच्छी इमेज लेके चलते हैं। मतलब दुनिया वालों की नज़र में वो एक महान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही उनकी बुराई कर रहे हो और आप उनको मतलब कुछ गलत कह रहे हो। उनकी नज़र में ये दिखता है कि आप एक अच्छे इंसान के ऊपर आरोप लगा रहे हो, जबकि उसकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आती नहीं है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो बाहर बहुत ही फेक इमेज, बहुत ही मतलब एक इस तरह का मास्क लगा के घूमता है कि उसको कोई पहचान ही ना पाए। उसका ये जो साइड है, जो डार्क साइड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी नज़र के सामने आकर वहीं रुक जाए। बाहर में कभी
एक्सपोज हो ना पाए। तो इसीलिए वो हमेशा डरता है इस चीज़ को लेकर, और जब भी उसको ये लगता है कि कहाँ उसकी इमेज बाहर में पता चल जाएंगी, तो वो ज़रूर आपके साथ बहुत गलत कर सकता है। मतलब जब उसे इस बात का डर लगता है कि आप बाहर जाके उसकी बुराई कर सकते हो, या उसकी जो इस तरह के जो आपके साथ बर्ताव कर रहा है, कभी हाथ उठा रहा है, कभी गाली गलौज कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जब आप बाहर बताने की कोशिश करोगे, या तो वो आपके ऊपर हाथ भी उठा सकता है, गाली-गलौज कर सकता है, या धमकियाँ दे सकता है, या ऐसी बहुत सी हरकतें कर सकता है जिस वज़ह से आपको डर लगे कि कहाँ आप उस फैमिली से अलग हो जाओगे। अक्सर ये लोग छोड़ने की भी धमकी देते हैं। तो एक इस तरह का टॉक्सिक पार्टनर होता है, जिसके साथ डील करना होता है जब तक कि आप बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। जिस दिन आपको ऐसा फ़ील होगा कि अब नहीं, अब बस बहुत हो चुका है, मैंने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी गँवा दी है, फिर उस दिन आप खुद होके ऐसा डिसीज़न ले लेते हो। लेकिन आपके डिसीज़न लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक एक नार्सिसिस्ट खुद होके डिस्कार्ड करना नहीं चाहेगा, तब तक आप खुद से उसे डिस्कार्ड करना नामुमकिन होता है, लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट हर बार लव बॉम्बिंग करता है। जब भी आप उसे डिस्कार्ड करने की सोचते हो, जब आप सोच लेते हो कि अब इस पार्टनर के साथ हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये एक टॉक्सिक पर्सन है, और इसका पैटर्न अब आपके नज़र में आ चुका है कि लाइफ जो है कभी आपकी चेंज हो ही नहीं रही है, उसी लूप में घूमती जा रही है। हर बार थोड़ा-थोड़ा मतलब प्यार ऐसे दिखाया जा रहा है, फिर उसके पीछे तुम भागे जा रहे हो, थोड़ा-सा प्यार पाने के लिए वो तुम्हें तरसा रहा है। हमेशा वो मतलब तुम्हें अपने ही इर्द-गिर्द मतलब घुमा रहा है। जैसे कि वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, या घर लेट आएँगे, तुम परेशान होते रहोगे। फिर उसके बाद जब तुम थोड़ा-सा नाराज़ होके फिर अब अपनी लाइफ़ में अब ज़िंदगी वैसे ही जीना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं न कहीं जब उसे फ़ील होगा कि हाँ, अभी ये मुझसे दूर जा रही है, तो फिर से लव बॉम्बिंग करेगा। हो सकता है वो कुछ गिफ्ट्स ला के दे आपको, तो गिफ्ट्स के ज़रिए खुश करने की कोशिश करेगा, या टूर प्लान करेगा कुछ अच्छे से, मतलब थोड़ा-सा अवेलेबल रहेगा, फिर गायब हो जाएगा, थोड़ा-सा अवेलेबल रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये कभी भी मतलब ट्रस्ट के लायक नहीं होते हैं। मतलब थोड़ा-थोड़ा अवेलेबल भी रहना, फिर एकदम मतलब साइलेंट हो जाना, ऐसे वैनिश हो जाना कि आप लोग मतलब ढूँढते रह जाओ कि ये कब हमारे पास आएँगे, कब हमसे प्यार से बात करेंगे। मतलब ये लोग ऐसे झगड़ा भी करेंगे तो आपके पास दोबारा आएँगे नहीं। फिर वो हो सकता है कि अलग कमरे में जाके सो जाए। फिर उसके बाद आप तरसते रह जाओ कि ये कब हमसे बात करेंगे। फिर दूरियाँ इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है धीरे-धीरे कि आपकी जो एक उम्मीद होती है, अब वो उम्मीद भी खोते जाते हो आप। फिर आप मतलब एक अंदर से आपके मन में वो फीलिंग आ जाएँगी कभी न कभी कि अब बस, मतलब ये हमेशा का है, अब ये कभी चेंज होने वाला नहीं है आपकी लाइफ़ में, ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एक स्पेशल तरह का पैटर्न है। तो नार्सिसिस्ट मतलब कोई बीमारी नहीं है, ये पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न होता है, ये हमेशा रिपीट होता है और इसी तरह का पैटर्न होता है। और जब बात कोवर्ट नार्सिसिस्ट की होती है, तो बात ऐसी है कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट की जो बुराई है, जो घर में चारदीवारी में जिस तरह का बिहेव करता है अपने पार्टनर के साथ, ये समाज में दिख नहीं पड़ता है। भले उसने अपने पार्टनर पे हाथ उठाया, गाली-गलौज किया, तो वो इस तरह छुप के करते हैं, जैसे चारदीवारी में भी दरवाज़े बंद करके दबी आवाज़ में, मतलब उनका मतलब उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है, धमकियाँ दी जाती है, तुम बाहर नहीं निकलोगे, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो लोगों को उसकी जो इमेज है बाहर बरकरार रहती है कि वो बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे हो सकता है कि बहुत अच्छे पोस्ट शेयर कर रखे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है हमेशा सेफ साइड में चलते हैं। मान लीजिए उसको पता है कि वो आपके साथ घर पे जब भी उसने गाली गलौज किया है, फिजिकल अब्यूज़ किया है, लेकिन उसे पर्दा डालना रहता है अपने इस डार्क साइड पे, तो वो आपके साथ सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे पोस्ट भी शेयर करेगा, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। जब वो कोई कभी वेडिंग जब किसी भी वेडिंग सेरेमनी में जाते हैं, रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं, या फिर कहीं और घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ के अच्छे-अच्छे पिक्स जो हैं वो अपने सोशल अकाउंट पे शेयर करते हैं।
और वो एक प्रूफ के रूप में रखते हैं कि हमने इतनी अच्छी लाइफ दी है इनको। और आप जो हो इतने सालों से उसी जगह में, उसी घर में एक पर्सन के साथ मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप जिसके साथ जी रहे हो, क्या वो आपके लायक भी है या नहीं है। मतलब वो प्यार भी करता है या नहीं करता है। आप जो वो गिफ्ट्स देता है, थोड़ा-सा अवेलेबल रहता है, तो आप उसको प्यार समझ बैठते हो। प्यार उसे नहीं कहते हैं, प्यार दिल से होता है और वो जो है कंडीशंस पे नहीं होता है, अनकंडीशनल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा, ये धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। शुरुआत में तो हर कोई बेवकूफ़ बन जाता है, सबको यही लगता है कि शायद इसका मेरे लिए अवेलेबल रहना ही प्यार है, या वो जो गिफ्ट्स दिखा मतलब मेरे लिए ला रहा है शायद वो प्यार जताने का तरीका है। कभी हो सकता है कि आपको जो चीज़ पसंद है बहुत ज़्यादा, वो आपको ऐसे सामने ला के दे दे, तो आपको ऐसा लगे यार इसे ये चीज़ याद रही, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो इसका मतलब ये मुझसे प्यार करता है। ऐसा नहीं होता है, उसको आपकी पसंद और नापसंद कभी न कभी आपने बातों में बता ही दिया था। जो चीज़ वो बहुत शातिर दिमाग के साथ याद रखते हुए, वो आप उनके हाथों से कहीं छूट ना जाओ, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करता है कि आप बंधे भी रहो, लेकिन उसके साथ घुटते हुए ज़िंदगी जीते भी रहो। नार्सिसिस्ट इस तरह के गेम प्लान करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट है गैसलाइटिंग। तो नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। वो इस तरह बातों को घुमा देते हैं कि आप अपनी ही समझ पर, अपनी ही सोच पर डाउट करने लगते हो। जैसे कि जो चीज़ रियलिटी में हो चुकी है या चल रही है, आपको ऐसा डाउट कराया जाता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करो। मतलब आपको ये लगने लगे कि ऐसा हुआ ही नहीं। वो आपको ये जताएगा कि तुम जो सोच रहे हो ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। तुम कुछ भी ज़्यादा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, इस वजह से तुम गलत चीज़ें ही सोचते रहते हो, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मान लीजिए नार्सिसिस्ट को कहीं दूसरी जगह इंटरेस्ट है, किसी और ने उसे कॉल किया, आपको पता भी चल गया कि उसका किसी और के साथ कुछ अलग तरह का रिलेशन चल रहा है, लेकिन वो आपको इस तरह घुमा देंगे बातों में, आपको बोला जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम खामखा मुझ पे शक कर रही हो। लेकिन तुम्हारा शक बिल्कुल 100% सही होता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं तो अपनी दहलीज, अपनी सीमाएँ क्रॉस करते हुए जब बात करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आते हैं, और एक वाइफ़ होने के नाते या फिर जो भी पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं वो चीज़ों को, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, बात करने का अंदाज़ बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, मुस्कुराहट, चेहरे के हाव-भाव सब बदल जाते हैं। तो कहीं आप गलत नहीं होते हो। फिर भी आपको झुठला दिया जाता है कि आप ही झूठ बोल रहे हो, आप ओवरथिंकर हो, आप शक करते हो, आप ऐसे कोई टीवी सीरियल्स देख रहे हो, क्राइम पेट्रोल या फिर जो इस तरह के जो होते हैं ना, जिसमें क्राइम होता है या फिर इस तरह की स्टोरीज़ होती है। तो टीवी देखना कम करो, मूवीज़ देखना कम करो, बहुत ज़्यादा दिमाग में तुम्हारे ऐसे ही बातें चलती है, नेगेटिविटी चलती है, तो तुम्हें ब्लेम में डाला जाएगा। जबकि रियलिटी वही है, जो दिखता है वो सच भी होता है, लेकिन तुम्हें गैसलाइट किया जाता है कि तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तो इस तरह बातों में घुमा दिया जाता है। सेकंड है लैक ऑफ एम्पैथी। नार्सिसिस्ट में इमोशंस नहीं होते हैं, तो वो सामने वाले के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं। वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब भी आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करोगे, या फिर आपके अंदर जो इमोशंस है आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो अनअवेलेबल रहेंगे, हमेशा अनअवेलेबल रहेंगे। कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताएँगे, या फिर ये बताएँगे कि मैं कितना बिज़ी हूँ, या फिर वो खुद की अपनी तबीयत ख़राब है। इस तरह की बातें बोलकर बातों को वहाँ डाइवर्ट कर देंगे। तो लैक ऑफ एम्पैथी होने की वजह से आपको ये फ़ील होगा कि आपके साथ जो पार्टनर है, कहीं न कहीं वो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है। आप वैसे भी अकेला महसूस करने लगोगे। उसके साथ जब लाइफ़ जी रहे होते हो, आपको अकेलेपन की लाइफ़ जी रहे हो, ऐसा महसूस होते रहेगा।
जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत महसूस होगी, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आपकी मम्मी-पापा या फिर आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, किसी की गंभीर बीमारी है, तो आप कुछ भी करके अगर आपके नार्सिसिस्टिक पार्टनर से आप हेल्प लेने की कोशिश करोगे, शुरुआत में वो थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक मतलब पीपल प्लीज़र व्यक्ति है कि लोगों को दिखाना है और लोगों में तारीफ़ें बटोरना है कि मैं कितना हेल्पफुल हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। लेकिन वो इस तरह हाथ खींच लेंगे पीछे, वो इतना पीछे हट जाएँगे, सब कुछ आपको अकेले ही सँभालना होगा। वो कभी खुद की फैमिली के लिए भी नहीं करते हैं। नार्सिसिस्ट की एक बात आप जान लीजिए, वो आप मतलब अपने पार्टनर की फैमिली की तो बात छोड़िए, अपनी खुद की जो फैमिली उसकी खुद की जो फैमिली है, उसमें भी वो फाइनेंशियली एक बार के लिए मतलब पैसे देके वो टॉपिक को वहीं एंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ फिज़िकली अपने आप को झोंक देना है, लोगों की सेवा करनी है, अटेंड मतलब वहाँ पे प्रेज़ेंट रहना है, तो ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट से कभी नहीं हो पाएगा और वो कभी नहीं कर सकेगा। किसी के साथ इमोशंस शेयर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, प्रॉब्लम्स के साथ उसका सॉल्यूशन को निकालना, ये सब काम नार्सिसिस्ट कभी नहीं कर पाता है। थर्ड है घर के रूल्स खुद सेट करना। नार्सिसिस्ट अक्सर रूल्स सेट करने में उस्ताद होता है। मतलब घर में ये चीज़ नहीं चलेंगी, वो चीज़ नहीं चलेंगी, ख़ासतर से अपने पार्टनर के लिए। मतलब तुम इतने देर तक फ़ोन नहीं पकड़ सकते हो, तुम इतनी देर में घर में वापस आना ज़रूरी है, तुम ऐसे ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो बाहर किसी से। मतलब बहुत से जो कंडीशंस होते हैं आपके लिए लगाए जाते हैं, रूल्स हैं, वो लगाए जाते हैं कि ये रूल्स हैं हमारे घर के, ये कंडीशंस हैं हमारे घर के, लेकिन वो खुद उन चीज़ों को नहीं फ़ॉलो करते हैं। मतलब जो चीज़ आपको मना है लेकिन वो चीज़ उसके लिए मतलब सब कुछ करने लायक है क्योंकि वो सोचता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं फाइनेंशियली इन लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, तो वो सुपेरियर मानता है खुद को, तो वो सारे रूल्स उसके लिए लागू नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके सिर्फ़ पार्टनर के लिए होते हैं। वो किसी से भी बात करेगा, वो कहीं भी जाएगा और उसे कोई सवाल भी नहीं करने चाहिए और जैसा वो कर रहा है उसे देखकर चुपचाप आपको मतलब वैसे ही लाइफ जीनी है जैसे वो आपको दिखा रहा है और जो रूल्स उसने आपको लगाए हैं उसे तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो घर पे कलेश मच जाएगा और घर का माहौल खराब हो जाएगा। फोर्थ है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इमेज। पब्लिकली एक नार्सिसिस्ट जो है बहुत कूल होता है, बहुत ही लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, केयरिंग होता है और बहुत ज़्यादा सबके साथ एक अच्छा बर्ताव लेके चलने वाला व्यक्ति होता है जिसके लिए हर कोई व्यक्ति उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है वो खुद के अपने घर पर। यही वो चीज़ है जो लोग उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब लोगों को आप कितना भी उसके बारे में बताने की कोशिश करो, उल्टा लोग यही कहेंगे कि आप उसकी बुराई कर रहे हो। नार्सिसिस्ट यहाँ पे खेल जाता है। अब यहाँ पे उसका नकाब उतारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, मैं आपको बता दूँ ट्रस्ट कीजिए, एज के साथ नार्सिसिस्ट का नकाब उतरते रहता है। धीरे-धीरे उसका नकाब उतरते रहता है, धीरे-धीरे लोग उससे दूर होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नार्सिसिस्ट अकेला पड़ जाएगा। डेफ़िनेटली अकेले पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद उसका कोई नहीं सुनता है, उसको कोई एंटरटेन नहीं करता है, फिर नार्सिसिस्ट अकेलेपन की लाइफ जीने लगते हैं। फिर उनके लिए फिर गैसलाइट करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। अब उसका कोई गेम प्लान काम नहीं आता है आगे। लेकिन जब तक वो यंग रहता है, तब तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लोगों को अपनी झांसे में लेने में बहुत उस्ताद होते हैं ये लोग। आप मतलब उसके सामने जीत ही नहीं पाओगे। उसके साथ जीतना मतलब आप उससे लड़ना नहीं, बल्कि आप उससे दूर हटना। वही आपकी भलाई है क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है हमेशा मतलब नंबर 1 रहना चाहते हैं, दूसरों को हराना चाहते हैं, वो कभी हारना नहीं चाहते हैं। उसके लिए हारना मतलब एक शर्मनाक चीज़ है। तो हर चीज़ में वो आगे रहना चाहते हैं।
पब्लिकली उसकी सोशल इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें बुरा कहे, चाहे वो कितनी घटिया तरह के इंसान क्यों ना हो, लेकिन लोग उन्हें हमेशा पूजा करे या उनकी तारीफ करे, मतलब इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो। लेकिन आप जानते हो अच्छे से कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है, किस तरह का पर्सन है, और वो लोगों के सामने किस तरह पेश आ रहा है। तो आपको उसका जो दोहरा चेहरा है, डुअल फेस है, आप बहुत अच्छे से जान लेते हो, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हो सकता है तब तक आपकी रिलेशन उस नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ काफ़ी हद तक, अब वहाँ पे स्टक होके रहने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि रिलेशन वहीं पे ख़त्म भी कर देते हैं। वो रिलेशन भी नार्सिसिस्ट ही ख़त्म करता है डिस्कार्ड फेज़ में जब आप आ जाते हो। अब डिस्कार्ड फेज़ में कब आ जाते हो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि नार्सिसिस्ट जब डिस्कार्ड करना चाहता है अपने पार्टनर को, तो वो किस तरह बिहेव करता है और वो क्या बात होती है, किस वजह से वो डिस्कार्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप जानना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नार्सिसिस्ट जो है आपके साथ जो है एक नकाब लेके चलते हैं, मतलब पब्लिक के साथ। आपके सामने तो उसका नकाब उतर ही जाता है क्योंकि वो आपका पार्टनर है, लेकिन पब्लिकली उसकी एक फेक इमेज रहती है, जिस वजह से लोग इम्प्रेस होके रहते हैं नार्सिसिस्ट से। लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनकी झांसे में आते हैं। हो सकता है कि उनसे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि कोई उनके प्यार में भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है मतलब जब भी लोगों से मिलते हैं तो आपकी बुराई करके जिनको अपने झांसे में लेना रहता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर न्यू सप्लाई की तलाश में होते हैं। नार्सिसिस्ट जो है अपने घर पे अपने पार्टनर के साथ जब वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली जब पार्टनर धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो धीरे-धीरे उनसे दूर हटना शुरू कर देते हैं। नार्सिसिस्ट को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अक्सर उसे वैलिडेशन की तलाश में रहता है। कोई उसे हमेशा पूछे, उसके लिए अवेलेबल रहे, उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त करे। लेकिन जब आप पीछे हटना शुरू करते हो, तो उसे लगता है कि उसकी वैल्यू खो रही है, तो कोई तो चाहिए उसे वैल्यू करने वाला। जब आप वैल्यू दे भी रहे होते हो, तब भी वो एक न्यू सप्लाई की तलाश में रहते हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी जहाँ-जहाँ से उसे वैल्यू मिल रही है, जो कोई भी उसे इम्प्रेस कर पा रहा है या जिससे वो इम्प्रेस हो रहा है, वो कभी भी ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है। वो ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहता है, हमेशा उनके साथ, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऐसे ही पर्सनली विज़िट करना, मतलब वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे कनेक्टेड रहता है कि मतलब बैकअप रेडी रखता है। नार्सिसिस्ट या फिर टॉक्सिक पीपल, हर इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता है, लेकिन टॉक्सिक लोगों की पहचान ऐसी ही होती है कि वो हमेशा अपना बैकअप रेडी रखते हैं कि एक गए तो एक तो है मेरे पास, एक नहीं 10-12 भी रेडी रखो, मतलब इस टाइप के लोग होते हैं वो। तो नार्सिसिस्ट का ये जो दोहरा चेहरा होता है, भले ही वो लोगों के सामने कितना चार्मिंग फेस लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग, हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी बात करने वाले क्यों ना भले हो, लेकिन आपके सामने यानी अपने पार्टनर के सामने आने के बाद उनका नकाब उतर ही जाता है। वो बहुत ज़्यादा कठोर और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जिससे कि आपको मतलब उसे देख के ही नफ़रत होने लगती है, कि ऐसा लगता है कि मतलब धीरे-धीरे आप दूर होने लगते, दूरियाँ बढ़ जाती है। शुरुआत में फिर भी आपका वो पार्टनर है, इसलिए आप बर्दाश्त कर लेते हो, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, तब कहीं न कहीं आपको उसी के साथ वैसे रिलेशन हमेशा कंटिन्यू करने में बहुत तकलीफ़ होती है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप एक, हाँ, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था, डाइवोर्स मतलब किसी कागज़ पत्र पे लिखने से ही डाइवोर्स नहीं होता है। कई लोग ऐसी लाइफ़ जी रहे हैं, जो हस्बैंड के रहते हुए भी एक डाइवोर्सी की तरह लाइफ़ जी रहे हैं, या फिर ऐसे विडो की तरह लाइफ़ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टनर है एक टॉक्सिक पर्सन होने की वजह से उनकी आदत ये होती है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है घर पे, तो वो अपने पार्टनर को सज़ा के रूप में इस तरह बिहेव करेंगे कि उन्हें पत्नी का दर्जा बिल्कुल नहीं देंगे। अगर वाइफ़ है तो वो भी वैसी करती है,
हस्बैंड है तो वो भी वैसे ही करता है। तो वो कहीं और बाहर इंटरेस्टेड होते हैं, बाहर के लोगों में एंगेज होते हैं, और आपको जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, जितना प्यार आपको चाहिए या जितना टाइम आपको चाहिए, वो आपको नहीं दिया जाएगा। जिस वजह से आप एक अपने बच्चे को जब आप सँभालते हो, सिंगल पेरेंट की तरह ही आप सँभालना शुरू कर देते हो, और एक विडो की तरह लाइफ़ जीते हो, अगर आप लेडी हो तो। या फिर आप एक जैसे कि बोलते हैं ना कि डाइवर्सी लेडीज़ होती है, उस तरह की लाइफ़ आप जीने लग जाते हो। कहीं न कहीं मतलब उसका ये मतलब है कि आपके पास हस्बैंड तो है, लेकिन हस्बैंड होते हुए भी आपके लिए वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपको जो प्यार मिलने वाला था, या जो टाइम आपके लिए था, जो आपको अटेंशन मिलना था, ये सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाते हो। जिस वजह से आपके अंदर जो है, आपको टाइम नहीं देने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, और डिप्रेशन की वजह से आपको नींद नहीं आती है। फिर इंसोम्निया करके जो एक बीमारी है नींद ना आने की, ये आपको लग जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लो, फिर आप मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर देते हो। अब मेडिसिन्स तो, अगर कोई चीज़ है नेचुरली नींद आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो आप कितने दिनों तक मेडिसिन्स खाओगे? तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएँगे। आपकी हेल्थ बढ़ सकती है, ओवरवेट हो सकता है, या फिर जो अपने चेहरे का ग्लो होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, हेयर फॉल तो बहुत होता है डिप्रेशन में, और आँखों के नीचे घेरे होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप जूझने लगते हो। हाँ, यदि आपने अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लिया, कहीं और डाइवर्ट करना मतलब ये नहीं कि किसी और मतलब पर्सन के पास जाके प्यार ढूँढने लग जाओ, ठीक है? मैं उस चीज़ को कभी भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उस चीज़ के लिए कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं यही कहूँगी, प्यार खुद में ढूँढिए, प्यार खुद से कीजिए, और खुद से ही संपूर्ण हो जाइए। और जो चीज़ है अपने आप में, मतलब जो आप में इंटरेस्ट है, आप जो चीज़ करके अपने आप को हैप्पी रख सकते हो सकता है कि आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो और किसी में ना हो, तो आप अपने टैलेंट को और बढ़ावा दीजिए और स्किल डेवलप कीजिए कुछ ऐसा, जिससे आप उसमें एंगेज रह सको। कोई इंसान जब किसी चीज़ में एंगेज रहता है, बिज़ी रहता है ना, तो ये जो चीज़ें हैं आपको चिल्लर लगने लगेंगी, मतलब आपका ध्यान थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि आप अपने चार दीवारी से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप उसी घर में रहोगे एनी टाइम, जब भी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, तो आपके दिमाग पे वो चीज़ें असर करने वाली है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर दीवारी वो कहानी बयाँ करती रहेंगी, हर चीखें जो आपकी वहाँ पे मौजूद हैं, वो हर वक़्त आपको वो महसूस होते रहेगी। तो कहीं न कहीं आप वो चीज़ कभी छोड़ नहीं पाओगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको अपने ही घर से थोड़ा-सा बाहर निकल के या तो जिम जॉइन कर लीजिए। मैं मानती हूँ कि नार्सिसिस्ट पार्टनर है तो हो सकता है कि वो जिम जाने के लिए आपको जो फाइनेंस पैसों की ज़रूरत है, वो नहीं देगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, यदि कुछ ऐसे भी नार्सिसिस्ट होते हैं जिसे अपने मतलब पीपल प्लीज़र हाँ, कुछ ऐसे भी नार्सिसिस्ट होते हैं जिन्हें समाज में अपनी इज़्ज़त की पड़ी होती है। उसको ये भी पता है कि यदि उसने आपको जिम जाने के लिए पैसे नहीं दिया और आपने उसकी ये बात बाहर बता दी, तो उसकी बदनामी होंगी। तो या फिर आपको ट्रिकफुली काम करना होगा कि आपके फ्रेंड्स कोई जिम जा रहे हैं तो आपको उसका नाम बता के, वो मुझे भी आने के लिए कह रहे थे, आपसे डायरेक्ट बात करने वाले, मतलब ऐसे कुछ तो भी बताना होगा, ट्रिकफुली काम करना होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं हर चीज़। आप खुद से अगर आप बोलोगे ना कोई भी चीज़, आपको यदि टूर पे जाना है तो भी आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। वो हमेशा दूसरों के थ्रू आपको करना होगा। मतलब आप डायरेक्टली आप अपने मर्ज़ी से अपनी चीज़ें आप खुद एक मतलब बोलते हैं ना कि अथॉरिटी, खुद की अथॉरिटी, वैसा टाइप का काम आप नहीं कर पाओगे। आप ऐसे जताओ जैसे, अब देखिए आपको करना ही है तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो वो कह रहे थे, वो जा रहे थे, क्या मैं भी जाऊँ? क्या मैं भी करूँ? क्या मैं जिम जॉइन करूँ? इस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी साल नार्सिसिस्ट के रहने के बाद उनके सामने आप हाँ जी भी नहीं कर पाओगे। किसी भी इंसान को पसंद नहीं आता है किसी के सामने हाँ जी करना, और ख़ास तौर से अगर वो सामने वाला एक टॉक्सिक पर्सन हो और जो आपको हमेशा गाली-गलौच या फिर
फिजिकल अब्यूज़ करने वाला पर्सन हो, ऐसे पर्सन के सामने तो आपको बिल्कुल हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सलाह दूँगी कि आप अपने खुद से कुछ न कुछ ऐसा छोटा-मोटा वर्क स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी वज़ह से आपके पास थोड़ा-सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए और आप खुद के बिल खुद पे कर सको। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है आपको वर्क नहीं करने देते हैं, जिस वज़ह से आप पूरा उस पे डिपेंड रहते हो। तो नार्सिसिस्ट के इसी काम की वजह से बहुत से ऐसे घर हैं जो मतलब कई सालों से एक टॉक्सिक पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। जब नार्सिसिस्ट बूढ़ा होते रहता है तब उसको ये चीज़ का बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि मैंने अपने पूरी लाइफ में इसके साथ किया क्या है। मैंने पूरा अपने आप के मतलब अपने घर में बंधन में बांध रखा है। सारा काम तो बच्चों को घर सँभालना, बच्चे सँभालना, फैमिली सँभालना, ये सारा काम तो आप करते आ रहे थे। लेकिन अब आपके दिल से वो उतर चुका है, वो ये भी जानता है कि अब आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अब आप उसकी बातों में आ नहीं रहे हो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो यही वो बात होती है, नार्सिसिस्ट को डर बैठ जाता है कि आप उसके कंट्रोल से छूटते जा रहे हो। तो इसी डर के कारण अब वो डिस्कार्ड करने की सोचते हैं, क्योंकि उसको अपने बुढ़ापे का डर होता है कि बुढ़ापे में फिर मेरा क्या होगा? अगर इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जो आज तक मैंने इसके साथ किया था, तो फिर मेरा क्या होगा? तो इसलिए नार्सिसिस्ट न्यू सप्लाई की तलाश में होते हैं। जो भी न्यू सप्लाई है, उसे इतना इमोशनल करके या फिर उस पे इतना लव बॉम्बिंग करके उसको अपनी झांसे में लिया जाता है और आपके खिलाफ झूठी बातें बताकर कि आप जो है, नार्सिसिस्ट की एक ख़ासियत होती है, वो अपने पार्टनर को जो है हमेशा मेंटली अनस्टेबल करके लोगों के सामने पेश करते हैं। उनको ये जताने की कोशिश करते हैं कि इनकी दिमागी हालत ख़राब है, हमेशा शक करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, ये हर नार्सिसिस्ट करता है। नार्सिसिस्ट की ये एक कॉमन टैक्टिक है। न्यू सप्लाई को जब भी वो ढूँढते हैं तो हमेशा वो बुराई ही करेंगे और हमेशा यही बताएँगे कि आप कितना कंट्रोल करते हो, आप हर बात पे लड़ते हो। लेकिन वो न्यू सप्लाई बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको तो उन्हें यही चाहिए ना कि कोई फाइनेंशियली उनका कोई खर्चा उठा रहा है। मतलब एक तो फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति मिल रहा है, ऊपर से उन्हें अटेंशन मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं। उनको यही प्यार लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना कीमती समय निकाल के किसी व्यक्ति को दे रहा है, तो हर व्यक्ति यही सोचता है कोई हमें समय दे रहा है मतलब वो हमसे प्यार कर रहा है। लेकिन ये लोग स्टार्टिंग में तो समय देंगे, लेकिन बाद में नहीं देंगे, ये बात उनको जाके कौन बताएगा? ये बात वो खुद एक्सपीरियंस करने दो। तो इसलिए अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हो कि आपका पार्टनर जो है नार्सिसिस्ट है और वो आपको तो अभी समय नहीं दे रहा है और आपको डिस्कार्ड करने की सोच रहा है, तो न्यू सप्लाई उसकी लाइफ में है, आप ये भी जानते हो। लेकिन ये ज़रूर जान लीजिए, न्यू सप्लाई को भी ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं ये सारी चीज़ें जानने में, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए न्यू सप्लाई भी कभी ना कभी ओल्ड हो ही जाते हैं। जब उसे वो ओल्ड लगेंगे तो न्यू सप्लाई की तलाश में वो फिर रहेंगे। तो नार्सिसिस्ट का ये पूरा हमेशा ये लूप में चलते रहता है। फिफ्थ है नार्सिसिस्टिक रेज, नकारात्मक प्रतिक्रिया। नार्सिसिस्ट जो है, जब भी आप उनकी जो सच्चाई है उनकी मुंह पे कहते हो तो नार्सिसिस्ट को बहुत बुरा लगता है और वो उस चीज़ पे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं और हो सके तो वो हाथ भी उठाते हैं। तो इन चीज़ों के डर से ही आप अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर की सच्चाई कहने से डरते हो। लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, आप उन सारी चीज़ों के आदी हो जाते हो, क्योंकि आपने बहुत बार गाली-गलौज भी सुन लिया, आप पे फिज़िकल अब्यूज़ भी किया गया, हाथ उठाया गया, सब कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद अब आपको इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसकी सच्चाई उसके मुँह पे कहने से आप नहीं डरते हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा डरा धमका कर ही अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं। वैसे भी मेल जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मतलब उनका मुकाबला एक लेडी नहीं कर पाती है, फीमेल पार्टनर नहीं कर पाते हैं। अगर वो हाथ उठा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा निकाल रहा है, तो फीमेल उसे मतलब कंट्रोल नहीं, मतलब उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकती है। उसका हाथ रोक के अपने आप पे जो फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन फीमेल जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है जब, तो वो
वर्बली करती है, हो सकता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन कोई ऐसे भी दुनिया में होंगे कि फीमेल भी हाथ उठाती होंगी, लेकिन आज तक मेरे नज़र में ऐसा कहीं आया नहीं है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी पॉसिबल है। मेल जो है शर्म के मारे नहीं बताते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, लेकिन नार्सिसिस्टिक मेल जो है वो एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने खिलाफ। वो अगर उसकी फीमेल पार्टनर ने उसके खिलाफ कोई शब्द भी कहा, अगर नार्सिसिस्ट ने आपको गाली गलौज में कुछ ऐसा शब्द कह दिया और आप उसके या वही शब्द आप उसको दोहराने की कोशिश किए कि जो मुझे कह रहे हो वो आप ही हो, अगर आप ऐसा कहने की भी कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो मतलब है, उनका हिंसक स्वभाव होता ही है नार्सिसिस्ट का। तो ये बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, जबकि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो एक तरह के दिमागी तौर पे बीमार व्यक्ति होते हैं, जो दिखने में नॉर्मल दिखते हैं लोगों के बीच में, हमारी तुम्हारी तरह दिखते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। नार्सिसिस्ट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इनका इलाज बस यही है, इनको अपने हाल में छोड़ो और आप उनसे दूर हट जाओ, आप उनकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ो। यदि आपने उसके हर बात को अपने दिल पे, दिमाग पे लेना स्टार्ट किया, तो समझ जाइए कि आपकी हेल्थ खराब होना पक्का है। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, फिज़िकली फिट रहोगे, सब करोगे, बहुत मेहनत करके आपने बॉडी भी बना ली, मतलब अच्छा खाना खाया, डाइट मेंटेन किया, या फिर आप मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ स्किल्स डेवलप किया, सब कुछ किया अपनी लाइफ में, लेकिन यदि पार्टनर ही आपको एक टॉक्सिक मिल रहा है और स्पेशली वो नार्सिसिस्ट है, तो सब कुछ आपका वहीं की वहीं धरा की धरा रह जाएगा, क्योंकि वो एनी टाइम आपको मतलब नीचा दिखाने के लिए, आपको डाउन करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है बर्बाद करने के लिए करते हैं ये सब, कि उसको उससे आगे जाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। कोई और तुम्हारी तारीफ करे और कोई और ये कंपेयर करे कि तुम्हारी वाइफ या फिर तुम्हारे हस्बैंड जो तुम्हारे से भी आगे निकल रहे हैं, या फिर तुम्हें इतने अच्छे पार्टनर मिल गए हैं, उसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब कहीं न कहीं वो खुद भी फ़ील करते हैं कि तुम सुपेरियर लग रहे हो उनके सामने, तो फिर वो जो है उसके अंदर का जो ईगो है उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। तो वो उसके ईगो को चोट पहुँचने के कारण वो आपको ज़रूर तकलीफ़ देगा। वो कभी कोशिश मतलब कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे आगे बढ़ सको। तो नार्सिसिस्ट अक्सर सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए देखते हैं, और वो टारगेट भी ऐसी जगह करता है, वो आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हर तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकता है, लेकिन अगर वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो जब दिमाग से सोचने लायक ही नहीं बचा, तो इंसान तो ख़त्म ही है ना। तो मतलब दूसरों के सामने तुम अनस्टेबल लगोगे या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगोगे। हाँ, ऐसा होता है। आप एग्रेसिव नज़र आते हो लोगों को, आप चिड़चिड़े स्वभाव के नज़र आते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एब्यूज़र हो। नार्सिसिस्ट के साथ जो पार्टनर रहता है, वो एब्यूज़र लगता है। वो गुस्से वाले दिखते हैं, वो एग्रेसिव दिखते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट कूल दिखता है। यही वो बात होती है जो समाज में आप समझा नहीं पाते हो। लोगों को ये दिखता है कि आप कितने एग्रेसिव हो, वो कितना शांत व्यक्ति है, हर बात कितनी कूल तरीके से कर रहा है, लेकिन आप हर चीज़ को चिढ़ के जवाब देते हो, झल्ला के जवाब देते हो। आप में पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्यों नहीं है, ये चीज़ समझने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा। आप इतना चिड़चिड़े स्वभाव के क्यों हो गए हो, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो सीमाएँ क्रॉस हो गई है आपकी लाइफ में, आपके पेशेंस आउट हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें समझेगा कौन? ये कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पे फँसने के चांसेस होते हैं। तो किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं पे तो गलती करते हैं, समाज को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसी चक्कर में और ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हो। मतलब देखिए, एक चीज़ होती है ना कि समाज में हमारी इमेज बनी रहे, कोई हमें बुरा नहीं कहे, हमको सब अच्छा भी कहना चाहिए, हमको सब मतलब जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो अच्छी नज़र से भी देखना चाहिए, हमारी तारीफ़ भी करना चाहिए।
या फिर और लोग हमें पूछना भी चाहिए, हम पे कोई उंगली भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यदि हम इतनी सारी बातें सोचने लग जाए, इसलिए हम अपनी इमेज सुधारने में या फिर इस व्यक्ति ने जो हमारी इमेज खराब कर रखी है, उसको हर एक पॉइंट को समेटने में आपको इतना टाइम लग जाएगा, आप इतने थक जाओगे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में कि आप जो है फोकस अपनी लाइफ से हटाकर अपनी चीज़ें समेटने में, जो अपनी ज़िंदगी के मोतियाँ बिखर गए ना, उसे समेटने में जुटा दोगे। मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए लोगों का सोचना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। लोग तो ऐसे ही रहेंगे ना, लोग कितना भी अच्छा कर लो तो कोई हर किसी को अच्छा नहीं बोलते हैं। आपको ये लग रहा है कि नार्सिसिस्टिक पार्टनर की तारीफ हो रही है आपके सामने क्योंकि वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। हाँ, लोग कहेंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहा है। लोगों की आदत होती है कि जो पैसों के ज़रिए किसी की मदद कर रहा है, जो उस घर का मालिक है, तो उसकी लोग तारीफ करते ही है। हो सकता है कि उसका बहुत अच्छा पोस्ट भी हो, मतलब रहता है ना, कभी-कभी बहुत अच्छी पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति की एक अलग इमेज बनी रहती है लोगों की नज़र में, क्योंकि उसने आपको कुछ नहीं करने दिया है। आप एक चारदीवारी में एक किचन सँभालने वाली एक साधारण-सी हाउसवाइफ़ हो, जिसके ज़िंदगी जीने से, मरने से या कैसे भी रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सब लोग मेरी बुराई करेंगे, तो आप जो है आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो वक़्त है, अब आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए और फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए छोटा-छोटा कदम आगे बढ़ाते रहिए हर वक़्त। और सबको बता के नहीं बढ़ना है, साइलेंटली बढ़ना है। वक़्त आने पे ही पता चल जाएगा सबको कि आप क्या कर रहे हो। अगर थोड़ा-थोड़ा भी कदम बढ़ा रहे हो और लोगों को बता भी रहे हो कि मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो जलने वाले लोग दुनिया में बहुत लोग हैं और नार्सिसिस्ट तो ऐसे जलता है कि वो अपने पार्टनर को कभी भी सेटल होने नहीं देंगे, स्टेबल होने नहीं देंगे। तो आप धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम बढ़ा के अपने लाइफ में ग्रो करते रहिएगा। टाइम लगेगा, वक़्त तो लगेगा ही क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपको लाइफ में कभी कुछ नहीं करने दिया है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने दिया है। तो अचानक से आप यदि कुछ करने जा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल का पीरियड तो थोड़ा-सा टफ़ होता ही है, हर किसी के लिए टफ़ होता है। लोग, समाज और नार्सिसिस्टिक पार्टनर, जब इन 3 चीज़ों से आप ध्यान हटाकर खुद पे फ़ोकस करोगे ना, तब कहीं जाकर आप अपना भला कर सकोगे, लाइफ में ग्रो कर सकोगे। छोटे-छोटे कदम ही बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ तो सही, इसी के थ्रू आप कभी न कभी कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर ही लोगे। तो नार्सिसिस्ट वैसे तो आपको आगे कभी बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जब उसकी लाइफ में आप यूज़लेस लगने लगोगे, जब आप बोरिंग लगने लगोगे, खुद ब खुद वो तुम्हें डिस्कार्ड करने की सोचेगा क्योंकि नार्सिसिस्ट को ऐसे पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो उसके लिए एनी टाइम मतलब हाँ जी, हाँ जी नहीं कर रहे हैं, गुलामों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। चाहे उसकी गालियाँ रहें या उसकी मारपीट रहे, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उसको रिप्लाई करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं और उसको क्वेश्चनिंग करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। उसको तुम बोरिंग से लग रहे हो क्योंकि आपने ग्रे रॉक टेक्निक भी यूज़ कर लिया हो सकता है। अब मैंने ग्रे रॉक टेक्निक जो बोला है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी। ग्रे रॉक टेक्निक आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी एक टेक्निक है जिससे नार्सिसिस्ट से डील किया जा सकता है। तो नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए तो बहुत से टेक्निक है, लेकिन सबसे पहले जिस पर्सन ने नार्सिसिस्ट के साथ रह के काफ़ी साल ज़िंदगी गुजारे हैं, उसी को पता है कि नार्सिसिस्ट के साथ डील करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। आप हमेशा होप रखते हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसी होप में सारी ज़िंदगी निकाल देते हो। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे तब कुछ चेंजेज़ आ जाएँगे। ये सब चीज़ें आप करते-करते आपकी एज भी निकल जाएँगी, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं होगा। नार्सिसिस्ट का बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहता है और हाँ, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब आपको हो सकता है लोग ये कहें कि जब नार्सिसिस्ट की एज हो जाएँगी तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे-जैसे एज बढ़ती है तब फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है। ये आम आदमी लोग करते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, ये वो लोगों के लिए होता है। लेकिन जो टॉक्सिक है, जो नार्सिसिस्ट है, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। टॉक्सिक लोग हमेशा एक बार जो टॉक्सिक है वो मरते दम तक टॉक्सिक ही रहता है।
वो कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो बाद में अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों करेगा? क्योंकि उसने दूसरों की वैल्यू कभी समझा ही नहीं है। हर किसी पर्सन को जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे थे, हर एक इंसान को तो उसने अपनी लाइफ में वैसे ही खो दिया था। हमेशा उसे टॉर्चर करके या उसे हमेशा नीचा दिखा के, इस तरह से वो हर एक पर्सन को खोते जाते हैं। अब कोई भी पर्सन कितने दिन बर्दाश्त करेगा? हर इंसान की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। फिर उसके बाद नार्सिसिस्ट को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। उसको लगता है कि हर कोई उसे लाइफ लॉन्ग झेले, लेकिन उसे अपनी चिंता होती है कि बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा? अगर अभी से मुझे इग्नोर किया जा रहा है और अभी से मुझे डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट किस चीज़ का लगता है, जब आप उसकी बातों में, उसकी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स में, उसकी गैसलाइटिंग में आप हिस्सेदारी नहीं लेते हो, मतलब आप बिल्कुल बच जाते हो। आप वो जब कंट्रोल कर रहा है तुम्हें, तुम कंट्रोलिंग बिहेवियर में नहीं आ रहे हो। अब उसकी झांसे में ना आने की वजह से आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसकी नज़र में ये चीज़ें डिसरिस्पेक्ट करना है। तो नार्सिसिस्ट का कंट्रोल जब छूटते जाता है तो उसको यही लगता है कि अब मेरा आगे क्या होगा। तो इसलिए वो न्यू सप्लाई को अपनी लाइफ में एंट्री देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उसकी लाइफ फिर से चेंज हो जाती है। अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट की लाइफ में क्या होता है। लेकिन सडनली आपको डिस्कार्ड करने की जब नार्सिसिस्ट बात करता है तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हो। आप जब तक के उस नार्सिसिस्ट से छुटकारा पाना चाह रहे थे, जब आप परेशान हो गए थे फिजिकली अब्यूज़ से, मेंटल टॉर्चर से, इन सारी चीज़ों से जब आप परेशान हो रहे थे, जब छुटकारा पाना चाहते थे, तब नार्सिसिस्ट ने आपको कभी ऐसा नहीं होने दिया। हर बार वो गैसलाइट करके, आपको लव बॉम्बिंग करके आपको अपने झांसे में ले लिया। फिर से वो हूवरिंग के ज़रिए, कहते हैं ना कि फिर से बच्चों के थ्रू अपने पार्टनर के पास भेज के, फिर उनको हमेशा इमोशनल करके कि देखो इनकी तरफ तो देखो, ये कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, या फिर इनके बिना मैं कैसे रहूँगा, ऐसा वैसे बातें करके आपको फिर से अपने रिलेशन में खींचना, जिसे हूवरिंग कहा जाता है, कि उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फिर से वापस खींचा जाता है। तो ये सारे टैक्टिक्स वो ऑलरेडी कर चुका है। अगर नहीं किया है आपके साथ ऐसा, तो वो करने वाला है। आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ रहते हो सकता है कि ये शुरुआती दिन चल रहे हो, 1 ही साल हुआ है शादी को, आप नहीं जानते हो उसके जो टैक्टिक्स है उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि वो इस टैक्टिक को अपनाता है। हूवरिंग करेगा, लव बॉम्बिंग तो करता ही है, फिर उसके बाद वो आपको डिवैल्यू तो करता ही है, डिटैचमेंट हो जाता है, फिर डिस्कार्ड कर देता है। फिर उसके बाद डिस्कार्ड करने से पहले अगर उसे ऐसा फील होता है कि नहीं अभी नहीं डिस्कार्ड करना चाहिए, फिर वो हूवरिंग के ज़रिए आपको फिर से उसी रिलेशनशिप में वापस खींचने की कोशिश करेगा, ताकि उसका बैलेंस बना रहे। क्योंकि आपने जो बर्दाश्त किया है उसको पता है अच्छे से कि ऐसा और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है? जो भी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं, उस नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल नार्सिसिस्ट हो, जो भी हो, उसको उसके पार्टनर ने जितना बर्दाश्त किया होता है वो फर्स्ट पार्टनर ने, लेकिन सेकंड पार्टनर उतना बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जो चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि उनकी असलियत जो है, उनकी जो घिनौनी सच्चाई है उन्हें पता होती है, लेकिन फिर भी नार्सिसिस्ट अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। यही तो एक सच है कि नार्सिसिस्ट कभी भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं। वो अपने आप को हर बार परफेक्ट ही समझते हैं, वो आपको ही एब्यूज़र समझते हैं। उसकी नज़र में उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, सारी कमियाँ आप में हैं, आप ही एब्यूज़र हो। बस उसकी यही बात जो है, उसको उसकी बर्बादी की ओर ले जाती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नार्सिसिस्ट आपको बर्बाद तो कर ही दिया है इतना हद तक कि जो आप डिस्ट्रॉय हो चुके हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, या फिर आप में जो स्किल थे, कहीं न कहीं उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन आप अपनी लाइफ़ को रिस्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ ग्रोथ पे फ़ोकस करके, अपने स्किल्स को डेवलप करके, और थोड़ा ना थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होके, कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट करके। ठीक है? तो नार्सिसिस्ट के साथ घर पे इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था
वीडियो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए, चाहे वो ओवर्ट हो या कोवर्ट हो। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ओवर्ट नार्सिसिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, वो हर किसी की नज़र में पड़ ही जाते हैं कि ये एक नार्सिसिस्ट है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट है, चाहे वो बाहर वाले हो चाहे वो घर वाले हो। तो उसका जो फेस है किसी के सामने छुपता नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी कोवर्ट नार्सिसिस्ट वालों के साथ होती है, क्योंकि वो डबल गेम खेलते हैं। घर वालों के सामने जो इमेज है वो बाहर में अलग इमेज लेके चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा परेशानी कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ होती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप न्यू हो तो। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस वीडियो को एक हाइप करते ज़रूर जाइएगा, ताकि आप ही के जैसे लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि उन्हें भी मदद मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आपकी कोई क्वेश्चंस है या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स या फिर अपनी लाइफ की स्टोरी शॉर्ट में, मैसेज में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि और लोग इसे रीड करें और उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि वो अकेले नहीं है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो को सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।